नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। दोस्तों, आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाले पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं विक्रम कुमार वर्मा आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग, जैसा कि आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, हिंदी का गद्य साहित्य, जी हम लोग हिंदी के गद्य साहित्य में निबंध विधा को पढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग द्विवेदी युगीन निबंध को पढ़ेंगे और द्विवेदी युग के निबंधकारों को। कल तक की जो क्लास हुई थी दोस्तों, उसमें हम लोगों ने भारतेंदु युग के जितने भी निबंधकार थे और प्रमुख निबंध, उनको हम लोगों ने देखा था और उससे संबंधित नोट्स बनाए थे। आज की से एक नया क्लास शुरू होगा। उसी क्लास में मतलब एक नया टॉपिक द्विवेदी युग, और द्विवेदी युग में दोस्तों केवल हम लोग निबंध पे बात कर रहे हैं। तो इसमें जो प्रमुख निबंध थे और निबंधकार थे, तो एक एक करके हम लोग निबंधकार को देखेंगे और उनसे संबंधित हम लोग नोट्स बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ। सबसे पहला जो नाम आता है वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, तो हम लोग पहले इनके निबंधों को देखेंगे और इनके बाद फिर उसके बाद क्योंकि कुछ निबंध थे, थोड़ा ज़्यादा ही थे, तो हमने इसको इकट्ठे लिख दिया है। अब इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद इनके संदर्भ में कुछ बात कर लेंगे कि रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में क्या कहा है। उसके बाद एक दो और हैं, जैसे बाल मुकुंद गुप्त है, तो वो क्या कहते हैं, और फिर इनका निबंध के बारे में क्या विचार है। इन सारी चीज़ों पे हम लोग थोड़ा थोड़ा करके बात कर लेंगे। तो चलिए पहले हम शुरुआत करते हैं इनके कुछ प्रमुख निबंधों से। ठीक, तो आइए द्विवेदी युग के जो पहला नाम आता है निबंधकार का, तो उसमें आते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक, ये जो नाम है आप लोग के सामने। अब हम लोग इनके निबंधों को देखेंगे। प्रमुख निबंध ये लिखा है, तो आप लोग लिख लीजिए। तो इनके प्रमुख निबंधों में सबसे पहला नाम आता है संपत्ति शास्त्र। ठीक, ये है संपत्ति शास्त्र। इसके बाद आता है रसज्ञ रंजन। दूसरा इनका जो निबंध है रसज्ञ रंजन, और ये परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों यहाँ पे देखिए IMP लिख दे रहे हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि रसज्ञ रंजन कई बार पूछ चुका है कि किसकी रचना है, या सुमेलित करने वाले में दे देता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, रसज्ञ रंजन। इधर हम टिक कर दे रहे हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, बाकी जो ठीक है ठाक है ठीक है। अगला है लेखांजलि, ये लेखांजलि है। फिर अगला आता है नाट्य शास्त्र, जो निबंध है ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। उसके बाद उपन्यास रहस्य, आगरे की शाही इमारतें, ये कभी कभार आ जाता है। कालिदास के समय का भारत, ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये भी कई बार पेपर में आप लोग उठा के देखेंगे तो पूछ दिया है कहीं ना कहीं। उसके बाद दंड देव का आत्मनिवेदन, भाषा और व्याकरण, ये कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। इस पर आप लोग ध्यान दीजिए, इस पर चर्चा होगी अभी थोड़ी देर बाद, पहले इस पर डिबेट भी है। उसके बाद हम लोग अगला इनका निबंध जो देखेंगे वो है कवि और कविता। ठीक, उसके बाद जो अगला निबंध आता है महाकवि माघ है। ये महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। ठीक, उसके बाद जो आता है दमयंती का चंद्रोपालंभ। ठीक, आप लोग ठीक सुने, दमयंती का चंद्रोपालंभ। उसके बाद जो आता है कवि निबंध, वो है कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन। जैसे हम लोग कुछ तैयारी करते हैं परीक्षा की, तो जिस चीज़ जो बनना होता है, मान लीजिए कहीं आपको अभी जैसे UGC नेट के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को अब रिसर्च करना है, PhD करना है, तो उसके लिए सापेक्ष जो साधन, जो चीज़ें किताब कापी और महत्वपूर्ण नोट्स होते हैं, उसी तरह ये लिखा गया है, कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन। उसके बाद अगला आता है म्यूनसिपैलिटी के कारनामे। ये रहा दोस्तों म्यूनसिपैलिटी के कारनामे। और उसके बाद आता है सूता पधारे जनकस्य दंड। ये ऐसे ही नाम है, सूता पधारे जनकस्य दंड। और उसके बाद अगला आता है आत्मनिवेदन। ये महत्वपूर्ण है, आत्मनिवेदन कई बार ये भी पूछ चुका है। उसके बाद प्रभात, और उसके बाद नेपाल। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण उनके प्रमुख निबंध, जिसमें कुछ ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है रसज्ञ रंजन, नाट्य शास्त्र, कालिदास के समय का भारत, भाषा और व्याकरण, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, और फिर आत्मनिवेदन। इतना दोस्तों जो अभी हम पढ़े 1 2 3 4 5, ये 5 इनके निबंध कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद जो हाईलाइट किए हैं जो उनको आप लोग स्पेशल याद कर लीजिएगा, बाकी सब भी रट्टा मारना है दोस्तों। पर परीक्षा की दृष्टि से ये कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है।
अगर आप लोग लिख लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के कुछ बारे में, कि निबंध के बारे में उनका क्या राय है, और फिर आगे कि रामचंद्र शुक्ल जी ने भी कुछ इनके बारे में कहा है या नहीं कहा है, और भी कभी इनके बारे में क्या कहते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम लोग उस चीज़ को देखेंगे। उससे पहले अभी हम बोल रहे थे कि भाषा और ये व्याकरण, जो ये अभी हाईलाइट किए हैं, जो अभी हम मिटा रहे हैं इसके ऊपर ही है, कि इसके बारे में भी कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग को पढ़ना है। तो आइए देखते हैं क्या है। इसको नहीं मिटाते हैं, इसको छोड़ दे रहे हैं, इस पे हम लोग अभी बात करते हैं कि इसमें ऐसा क्या है जो ये महत्वपूर्ण है। तो भाषा और व्याकरण, ठीक, चलिए इसको ऐसे रहने दिए, मिठाई नहीं। तो आए इस पर हम लोग पहले बात कर लेते हैं भाषा और व्याकरण के संदर्भ में। तो भाषा और इस निबंध के संदर्भ में दोस्तों ये बात थी कि इसमें एक शब्द आया था अनस्थिरता। इस निबंध में एक शब्द आया था अनस्थिरता, ठीक, और इसी शब्द को लेकर काफ़ी मतलब चर्चा हुई है इस क्षेत्र में। तो अनस्थिरता शब्द आया था, ठीक। भाषा और व्याकरण नाम का ये निबंध था दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें एक शब्द आया था अनस्थिरता शब्द, ठीक, और इसी शब्द को लेकर बाल मुकुंद गुप्त ने एक इस शब्द की आलोचना करके एक और निबंध लिखा जिसका नाम था आत्मा राम। तो आत्मा राम से दोस्तों, आत्मा राम से भाषा और व्याकरण थी जो दोस्तों, तो भाषा और व्याकरण से अनिश्चितता शब्द, ये शब्द, इस शब्द को लेकर उनकी रचना, मतलब दोस्तों इनकी रचना को लेकर आत्मा राम नाम से बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा था जो बुक, वो सॉरी दोस्तों फिर से, कि इनकी रचना निबंध भाषा और व्याकरण से अनिश्चितता शब्द को लेकर उनकी आलोचना आत्मा राम नाम से बाल मुकुंद गुप्त ने की, ठीक। तो इस शब्द को लेके, अनिश्चितता शब्द को लेके आत्मा राम, आप लोग नोट कर लीजिए, आत्मा राम नाम से बाल मुकुंद गुप्त ने आलोचना की दोस्तों। तो कौन किया था? तो बाल मुकुंद गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त ने इस पुस्तक में एक शब्द था अनिश्चितता, उसका आत्मा राम नाम से आलोचना किया था, ठीक। तो ये कुछ कंफर्म हुआ। आप लोग फिर से देख लीजिए कि भाषा और व्याकरण में अनिश्चितता शब्द का था, उसका आलोचना आत्मा राम नाम से, इस नाम से, ठीक, बाल मुकुंद गुप्त ने किया था, इस शब्द का आलोचना, ठीक। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जब ये बाल मुकुंद गुप्त ने आलोचना किया अनिश्चितता शब्द को लेकर, तो फिर जवाब में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, अब भाई किसी के बारे में कोई बोलेगा कुछ तो कोई सहेगा थोड़े। मान लीजिए आपके बारे में आपका पड़ोसी कोई कुछ एक पर्सनल लाइफ नहीं, मतलब मान लीजिए कुछ आप लिख रहे हैं या कोई कार्य ही कर रहे हैं, तो पड़ोसियों को तो होती है कुछ ना कुछ, तो वो मान लीजिए आपके बारे में कुछ शब्द कहा, तो फिर उसी तरह आप भी उसको जवाब देंगे। उसी तरह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जब बाल मुकुंद गुप्त ने अनिश्चितता शब्द को लेकर आलोचना की, तो फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस कथन के संदर्भ में, मतलब जैसे ये आत्माराम नाम से जब आलोचना की है, तो इसके संदर्भ में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सर्गो नरक ठिकाना नहीं, अभी इस पे बार आप लोग लिखिए, सर्ग नरको ठिकाना नहीं, सर्गो नरको ठिकाना नहीं शीर्षक निबंध, इस नाम से दोस्तों एक निबंध लिखें, शीर्षक निबंध कल्लू अलहित नाम से लिखा, कल्लू अलहित नाम से, कल्लू अलहित नाम से लिखा।
जैसे ही दोस्तों भाषा और व्याकरण में जो अनिश्चितता शब्द आया है, इसको आत्माराम नाम से आलोचना करते हैं बाल मुकुंद गुप्त, ठीक। तभी उसके जवाब में फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वर्गो नरक ठिकाना नहीं नामक से निबंध लिखा, जो कलु अलहित, ध्यान दीजिएगा ये लिखा है कलु अलहित, ये आप लोग नाम याद कर लीजिएगा। कलु अलहित नाम से उन्होंने एक ये निबंध लिखा, ठीक, जवाब में। तो ये रहा कुछ बिंदु महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में, ठीक। आइए अब हम लोग बात करते हैं आगे कि शुक्ल जी का इनके संदर्भ में क्या मत है, तो वो ही चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। तो शुक्ल जी ने इनके निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। तो आप लोग नोट कर लीजिए कि बातों का संग्रह, बातों का संग्रह, बातों का संग्रह, ठीक। इनके निबंधों को, इनके जो भी निबंध थे दोस्तों, इनके निबंधों को आप लोग ऐसे नोट कर लीजिए कि इनके निबंधों को बातों का संग्रह किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने। तो बस रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है, ठीक। तो एक पॉइंट ये हो गया। आइए एक चीज़ और हम लोग नोट करते हैं कि इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञान राशि का कोष कहा है। तो इन्होंने साहित्य को, आप लोग ऐसे नोट कर सकते हैं कि साहित्य को इन्होंने ज्ञान राशि का कोष कहा है। तो ये भी कह सकते हैं कि ज्ञान राशि का कोष साहित्य को किसने कहा है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक। तो ज्ञान राशि का कोष, इन्होंने साहित्य को ज्ञान राशि का कोष कहा है। और इनके निबंधों को, महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने। और एक पॉइंट और है इनके बारे में, महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में, इन्होंने लॉर्ड बेकन की जो रचना निबंध है उनका अनुवाद दोस्तों, जो लॉर्ड बेकन था, तो लॉर्ड बेकन के निबंधों का अनुवाद इन्होंने बेकन विचार रत्नावली शीर्षक से किया है। तो आप लोग नोट कर लीजिए कि यहाँ पे बेकन, पूरा नाम लिख लीजिए, लॉर्ड बेकन के निबंधों का अनुवाद, निबंधों का अनुवाद किस नाम से किया है इन्होंने, तो बेकन विचार रत्नावली। तो आप नोट कर लीजिए आप लोग, बेकन विचार रत्नावली। इन्होंने लॉर्ड बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली, ये महत्वपूर्ण है इसमें। इस नाम से इन्होंने लॉर्ड बेकन के निबंधों का अनुवाद किया है, बेकन विचार रत्नावली, ठीक। तो दोस्तों ये रहा कुछ महावीर प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। जैसा कि आप लोग देखें, इनके प्रमुख हम लोग निबंध भी देखे और इनके बारे में बाल मुकुंद गुप्त ने भाषा और व्याकरण के संदर्भ में अनिश्चितता शब्द को लेकर क्या चर्चा हुई थी, इस पे चर्चा हुई। उसके बाद हम लोग ये देखें कि इन्होंने साहित्य को क्या कहा है, तो ज्ञान राशि का, आप लोग अच्छे से चाहें तो नोट कर लीजिए यहाँ पे, ज्ञान राशि, ठीक, ज्ञान राशि का कोष कहा है। और इनके संदर्भ में शुक्ल जी क्या कहते हैं, तो इनके निबंधों को बातों का संग्रह कहते हैं, ठीक। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों आप लोगों को क्लास कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों, और ऐसे ही प्यार बनाए रहिए। तो हम लोग का ऐसे भी अब चलेगा दोस्तों लंबा रिश्ता, तो ऐसे ही चलता रहेगा, आप लोग प्यार बनाए रहे, वीडियो मिलती रहेगी आप लोगों को। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, द्विवेदी युग के कुछ और प्रमुख निबंधकारों पर चर्चा करते हुए। तब तक के लिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।